हमारे देश का नरेंद्र मोदी यहाँ है पीक पर। एक कदम आगे बढ़ेगा तो नीचे की तरफ, और एक कदम पीछे हटेगा तो नीचे की तरफ। अभी देखिए नीचे उतरने का मामला समझिए आप। जो भीम का है वो होल्डिंग लगे हुए थे नरेंद्र मोदी, वो स्टिकर में तब्दील हो गया नरेंद्र मोदी। अब उनकी जगह किसने ले ली पता? वो इनका नड्डा, जेपी नड्डा ने ले ली। कौन सा? वो भीम बड़े वाले। हारेगा तो जेपी नड्डा, जीतेगा तो मोदी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीवीपैट की गणना प्रॉपर होनी चाहिए। अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक वीवीपैट की गणना का मामला नहीं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में मैंने देशवासियों से कहा था कि ईवीएम को हरा दो। वो बात, वही अपील मैं आज करना चाहता हूँ। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ईवीएम को हराने का दायित्व तमाम मतदाताओं का है। ईवीएम के डर के देखिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है इस समय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाने के बाद इस पे वीवीपैट की गिनती का मामला भी है। अगर वोट इधर से उधर होगा तो दोबारा से उसमें गणना हो जाएगी। मैं तमाम मतदाताओं से अपील करता हूं कि हमारे देश में आदिवासियों की बेटी बहुओं को नग्न करके फौजाइन को नंगा परेड करवाने वालों के, आदिवासियों के सर पे मुतवाने वालों के, देश के सरकारी संस्थान, देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हवाई अड्डे, हथियार बनाने की कंपनियां, रेलवे लाइन, गोदाम अदानी के माध्यम से चीनी एजेंट, चीन के चांगचुंग लिंक को बिकवाने वाले और हमारी विदेश नीति का मजाक उड़ाने वालों को बटन दबा, मैं कहता हूं आपको ईवीएम का बटन दबा करके हराना पड़ेगा इनको भी। और ईवीएम के को भी हराने के लिए सब लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने जाएं। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है कि ऐसा डर फैलाया जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मिजोरम में जिस तरीके से प्रचंड रूप से बहुत बड़ी वोटिंग हुई है, छत्तीसगढ़ में जिस तरह पोलिंग हुआ है, ये सब संकेत हैं कि इस समय संघ परिवार की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार 5 राज्यों में आने वाली है। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री ने सही कहा, क्योंकि एक पागल ने कहा कि बाकी जो गुजरात में जो पागल होंगे उन पागलों को इस पागल के साथ लगना चाहिए। पागलपन पे दौरे पर उसने ये बात कही है। कानूनी तौर पर जिस तरीके से हमारे देश में कोई बात करेगा खालिस्तान बनाने की तो देशद्रोह का मुकदमा बन जाएगा, तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले इस पागल पर भी तत्काल मुकदमा बनना चाहे कैसे बन जाएगा? क्योंकि चुनाव का दौर है। पालतू जो संघ परिवार के पालतू हैं ऐसे पागल, वो कुछ भी कह सकते हैं। अब हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री तमाम तो हिंदू बैठे हुए हैं, तो कौन सा राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बोल करके हमारे देश के संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र है और देश में मनुस्मृति को लागू करने का, वो मनुस्मृति जिस मनुस्मृति के कारण आपको पता होगा कि नहीं, पर गले में मटका और पिछवाड़े पर झाड़ू बांध करके हमारे देश के दलितों को चलना पड़ता था। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी ईवीएम को लेकर के प्रशांत भूषण बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में और तमाम संगठनों का, उसमें हम सब लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि वीवीपैट की गणना प्रॉपर होनी चाहिए। अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक कोई वीवीपैट की गणना का मामला नहीं। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये अभी ईवीएम के विषय में जो सवाल हमारे युवा पत्रकार साथी कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव में मैंने देशवासियों से कहा था कि ईवीएम को हरा दो। वो बात, वही अपील मैं आज करना चाहता हूं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ईवीएम को हराने का दायित्व तमाम मतदाताओं का है। ईवीएम के डर के देखिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है इस समय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाने के बाद इस पे वीवीपैट की गिनती का मामला भी है। अगर वोट इधर से उधर होगा तो दोबारा से उसमें गणना हो जाएगी। मैं तमाम मतदाताओं से अपील करता हूँ कि हमारे देश में आदिवासियों की बेटी बहुओं को नग्न करके फौजाइन को नंगा परेड करवाने वालों के, आदिवासियों के सर पे मुतवाने वालों के, देश के सरकारी संस्थान, देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हवाई अड्डे, हथियार बनाने की कंपनियां, रेलवे लाइन, गोदाम अदानी के माध्यम से चीनी एजेंट, चीन के चांगचुंग लिंक को बिकवाने वाले और हमारी विदेश नीति का मजाक उड़ाने वालों को बटन दबा, मैं कहता हूं आपको ईवीएम का बटन दबा करके हराना पड़ेगा इनको भी। और ईवीएम
को भी हराने के लिए सब लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने जाएं। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है कि ऐसा डर फैलाया जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मिजोरम में जिस तरीके से प्रचंड रूप से बहुत बड़ी वोटिंग हुई है, छत्तीसगढ़ में जिस तरह पोलिंग हुआ है, ये सब संकेत हैं कि इस समय संघ परिवार की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार 5 राज्यों में आने वाली है। सर, धीरेन्द्र शास्त्री ने गुजरात में कहा है कि गुजरात के पागलों हमारे साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र वो तो सही कहा। देखो, मैं कहता हूँ ये एक व्यापारी परिवार का व्यक्ति है। ये जो बाबा बना हुआ है, मैं आप सबको बताता हूँ कि ये हमारे देश में पहले बनिया बामनों का गठजोड़ था। अभी क्या है कि बनियों को लग रहा है कि बामन को किनारे करो, खुद ही बामन बन जाओ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उसने सही कहा। क्या कहा इसका नाम तुमने? शास्त्री। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री ने सही कहा, क्योंकि एक पागल ने कहा कि बाकी जो गुजरात में जो पागल होंगे उन पागलों को इस पागल के साथ लगना चाहिए। पागलपन पे दौरे पर उसने ये बात कही है। कानूनी तौर पर जिस तरीके से हमारे देश में कोई बात करेगा खालिस्तान बनाने की तो देशद्रोह का मुकदमा बन जाएगा, तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले इस पागल पर भी तत्काल मुकदमा बनना चाहे, कह रहे कैसे बन जाएगा? फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव का दौर है। पालतू जो संघ परिवार के पालतू हैं ऐसे पागल, वो कुछ भी कह सकते हैं। किसी इनके बाप की ताकत। देखिए, ये हिंदू राष्ट्र मामला, हिंदू राष्ट्र क्या होगा? आप हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री तमाम तो हिंदू बैठे हुए हैं, तो कौन सा राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? ये सब का सब मामला खेल आप समझिए देशवासियों। हिंदू राष्ट्र बोल करके हमारे देश के संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र है और देश में मनुस्मृति को लागू करने का, वो मनुस्मृति जिस मनुस्मृति के कारण आपको पता होगा कि नहीं, पर गले में मटका और पिछवाड़े पर झाड़ू बांध करके हमारे देश के दलितों को चलना पड़ता था। फिर मैं एक षड्यंत्र कहना चाहता हूँ, जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया था, गूढ़ संस्कृत में रामायण के रचनाकार, जिन्होंने आदिवासी एकलव्य का अंगूठा कटाया था, उन्हीं लोगों ने दलितों की महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया था। और वही लोग हमारे देश के संविधान के दुश्मन हैं और हमारे देश के संविधान को ख़त्म करने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। किस हिंदू का राष्ट्र होगा जरा बताइए, जरा हम जरा जानना चाहते हैं। कौन सा हिंदू का राष्ट्र होगा? उस हिंदू के राष्ट्र में हमारे देश के दलितों का, आदिवासियों का, मछुआरों का, भूमिहीनों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का, बौद्धों का, जैनों का, नास्तिकों का, महिलाओं का क्या स्थान होगा? पहले तो तय हो। अरे भाई, कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? हमारे पड़ोस में एक है नेपाल, हिंदू राष्ट्र, उसके दशा देख लीजिए और देखना चाहिए। और खास करके जो हिंदू राष्ट्र के चहेता हैं उन सबको नेपाल चला जाना चाहिए। तो क्या संदेश देना चाहते हैं 2024 में? कुछ संदेश देना चाहते हैं? 2024 मैंने आपसे कहा, देखिए मैं आपको बताता हूं, हमारे देश का नरेंद्र मोदी यहाँ है पीक पर। एक कदम आगे बढ़ेगा तो नीचे की तरफ, और एक कदम पीछे हटेगा तो नीचे की तरफ। अभी देखिए नीचे उतरने का मामला समझिए आप। जो भीम का है वो होल्डिंग लगे हुए थे नरेंद्र मोदी, वो स्टिकर में तब्दील हो गया नरेंद्र मोदी। अब उनकी जगह किसने ले ली पता? वो इनका नड्डा, जेपी नड्डा ने ले ली। कौन सा? वो भीम बड़े वाले। हारेगा तो जेपी नड्डा, जीतेगा तो मोदी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तमाम गोदी मीडिया जो मर्जी बोले, पालतू बहुत हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून छापा था भारत के पत्रकारों के लिए। एक हड्डी लटकाई हुई है, उस हड्डी पर बहुत दर्जनों कुत्ते हैं और कुत्तों के सर पर, सर की जगह निब, पेन की निब है। आप समझो, ये भारत के लिए कार्टून है। अब इससे बड़ा अपमान हमारे देश का कुछ हो नहीं सकता। हमारे देश में और बड़ा अपमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगहसाई हो रही है। नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमास के हमले के तत्काल बाद कहा हम इजराइल के साथ हैं, और 5-6 दिन बाद हमारे देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा हम फिलिस्तीन के साथ भी हैं। पर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सच में एक बात बताऊं, नंगा राजा, मतलब एक लाइन में मैं कहूं कि नंगा राजा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि राजा नंगा है, ये सब जान चुके हैं। इनकी प्राथमिकताएं अदानी के लिए हो सकती हैं, पहलवान बेटियों की स्मृति के लिए नहीं, अपनी भतीजी का मोबाइल और पर्स बरामद कराने के लिए हो सकती है। हमारे देश के सेना के कारगिल युद्ध में सूबेदार रहे
उनकी पत्नी को नग्न करके मणिपुर में घुमाया गया, उन्हें सम्मान और उनका आदर करने के लिए नहीं। पर मैं कहना BHU की छात्रा गन पॉइंट पर जिसे नंगा कर दिया गया उसके लिए नहीं है। तो नरेंद्र मोदी की जो प्राथमिकता है वो नग्न हो चुका है। तो नरेंद्र मोदी मुंह खोलते हैं, झूठ बोलते हैं, जो मर्जी बोलते जाएं। अब कि 2 लाख करोड़ दिए जनता को रैली में 2 दिन पहले। कौन दिया 2 लाख करोड़? मोदी जी। किस चार्ज के 2 लाख करोड़? 5-5 किलो अनाज देना था हर घर में। देखिए 5-5 किलो अनाज की जो मैं बात करूं दर्शकों आप सब लोगों से, कोई नरेंद्र मोदी चाय बेच करके, चाय तो बेची नहीं खैर पर झूठ बोलता, चाय के मामले में झूठ बोलता है। वहाँ कोई स्टेशन था नहीं। 2000 मैं बधाई देना चाहता हूँ, मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ। उसके लिए हमारे देश में राइट टू फूड, भोजन का अधिकार कानून है। और यह देखिए हमारे देश में सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वन का अधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून, बहुत अच्छे कानून बने। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं जिसमें सलाहकार कमेटी थी, जिसमें सोनिया जी की अध्यक्षता में और फिर राहुल गांधी का भी पर्दे के पीछे से और मनमोहन सिंह जैसे पढ़े लिखे अर्थशास्त्री का बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो जो कानून है, हमारे देश में रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो कानून है खाना देने का। नरेंद्र मोदी कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तो हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं सोया। और नहीं कौन से, एक मिनट देखिए, हमने संविधान सम्मान यात्रा की 2018 में। मैं आपको बताता हूँ, चावल कहते हुए रामगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, झारखंड की, वहाँ एक बेटी गुजर गई थी। एक बड़ी फहरिस्त है हमारे देश में, बगैर भोजन के मरने वालों की लंबी सूची है। इसलिए हमारे देश में मैं बधाई देना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार की अगुवाई में हमारे देश में भोजन के अधिकार का कानून बना। नरेंद्र मोदी अगर भूखों को अन्न नहीं देगा तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा करके हमारे देश का एक एक वंचित व्यक्ति अन्न लेने का अधिकार रखता है, क्योंकि कानून है। आप समझ रहे हैं, और उस कानून के ही कारण नरेंद्र मोदी मजबूर और विवश हैं। इसलिए मोदी अन्न देने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस अन्न की आड़ में मोदी वोट लेना चाहते हैं। जैसे आप समझ लो ना कि एक समझ लो कि अब मैं क्या बोलूं इसको शब्दों का, जैसे मोर के पंख होते ना वो उठाकर दिखा देता है। नरेंद्र मोदी के पास 2024 के लिए क्या था? यही अन्न को एक्सटेंड करने का मामला था।